हाय फ्रेंड्स, दिस इज कर्ण एंड वेलकम टू कर्ण IAS एकेडमी। जो हम लोग पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं उसका सेट नंबर 13 देखेंगे और 1 से 12 तक सेट प्लेलिस्ट में अपडेट कर दिया गया है। आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पारासेक निम्न में से किसके बराबर होता है? तो पहले ये पारासेक होता क्या है? तो पारासेक जो दूरी मापने का सबसे बड़ा यूनिट है, तो एक पारासेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर। क्या होता है? 3.26 लाइट ईयर। और 1 लाइट ईयर बराबर क्या होता है? तो कैलकुलेट करना है। इन ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा ए 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। कितना? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये क्वेश्चन UPPCS एंड BPSC दोनों में कई बार पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं होती है? जो केवल प्रकाश में होगा और ध्वनि में नहीं होता है, तो ऑप्शन डी पोलराइजेशन केवल होता है प्रकाश में। और वैसे भी फ्रेंड आप याद कर सकते हैं, जो वेव नेचर है लाइट का, उसके आधार से 3 चीज होता है, इंपॉर्टेंट है। RIP रिप, यानी ट्रिक बना सकते हैं। रिप मतलब रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन। ये किस में होता है? लाइट का, मतलब डुअल नेचर ऑफ लाइट का एक पार्ट ये भी है। नेक्स्ट, इसी का कह सकते हैं कि जो ये व्यतिकरण, विवर्तन एंड परावर्तन, ये सभी क्या होता है? साउंड में भी होता है। ये होता किस? पोलराइजेशन क्या होता है? ध्रुवन होता क्या है? तो अनुप्रस्थ तरंगे का गुण है। यानी ये जो प्रकाश क्या है? तो अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंगे का गुण शो करता है इस केस में। और अनुप्रस्थ तरंगे जिनके संचार के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ध्वनि के लिए, यानी साउंड के लिए किसी न किसी के सपोर्ट चाहिए होता है, और लाइट के लिए तो जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो जोसेफ प्राउस्ट। ऑप्शन सी जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। स्थिर नियम का अनुपात वैज्ञानिक ने दिया था। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद रहता है। क्या कह रहा है? जो कोई भी रासायनिक यौगिक है, ठीक है, उसमें जो एलिमेंट रहता है, उसमें जो तत्व है, ठीक है, वो एक निश्चित अनुपात में हमेशा मौजूद रहता है। यही बात है। नेक्स्ट, CO2 निम्न में से किस प्रकार का प्रसंस्करण पाया जाता है? यानी जो बॉन्ड होता है ना, हाइब्रिडाइजेशन, वो किस तरह का होता है इसमें? तो SP होता है। क्या होता है SP? यानी ऑप्शन ए। और CO2 में बॉन्ड एंगल कितना होता है? तो CO2 में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। कितने का? 180 डिग्री का होता है। उसके अलावा जैसे कि C2H2, BeHe, इस प्रकार के भी बॉन्ड में क्या होता है? SP टाइप का ही बनता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो जंतु कोशिका में जो नहीं पाया जाता है, रसधानी। क्या है? रसधानी कोशिका। ये सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं। इनमें जल, खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट्स उपस्थित रहता है। यानी बाकी जो गोल्जी बॉडी है, तारकाय है या लाइसोसोम, ये सब क्या होता है? ये तीनों में पाया जाता है। और एक चीज और सेलुलोज भी जंतु कोशिका में ही, पादप कोशिका में ही पाया जाता है, जो उसको मजबूती प्रदान करता है। नेक्स्ट, कौन सा एंजाइम वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है? कौन सा अम्ल करता है? एमाइलेज करता है। ट्रिप्सिन नहीं करता है। नहीं, एमाइलेज भी नहीं, ट्रिप्सिन भी नहीं, पेप्सिन भी नहीं। यानी उपरोक्त में से कोई नहीं करता है। यानी वसा अम्ल को ग्लिसरॉल में कौन बदलता है? तो कोई उपरोक्त में से कोई नहीं। पेप्सिन प्रोटीन करता है एमाइलेज, लाइपेज को नहीं करता है। एंड ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को पेप्टोन या इस तरह चीज़ों को बदलता है। फैट्स को तोड़ता कौन है? तो एमाइलेज जो है, लाइपेज क्या करता है? फैट्स को अमीनो अम्ल में या वसीय अम्ल में क्या करता है? परिवर्तित कर देता है, नहीं उसको तोड़ता है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो किस स्थल से? धौलावीरा। ये है कहाँ पे? गुजरात में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। बनावली कहाँ है? हरियाणा।
राखीगढ़ी देखना पड़ेगा, हरियाणा में ही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि यहाँ जो मिला था धोलावीरा से एक बहुत बड़ा क्या मिला था, अभिलेख मिला है, 10 चिन्हों वाला एक अभिलेख मिला है, मिट्टी का कंघा तथा स्टेडियम भी प्राप्त हुआ है। वैसे जो मोहनजोदड़ो है वहाँ से सबसे बड़ा स्नानागार प्राप्त हुआ है। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो उत्तर मीमांसा के जो प्रवर्तक थे वो वादरण्य थे। कौन थे? वादरण्य। नेक्स्ट संबंध किससे है? तो पूर्व मीमांसा से। चारबाग का एक बहुत फेमस कोट है या लाइन है कि जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेके घी पियो। हालांकि ये कहने में अच्छा लगता है, बाकी अगर कर्जा ले लिए नहीं दिए तो कुटाई भी होता है, बेइज्जती भी होता है, इसलिए ये कहने के लिए फिलॉसफी है। उसके अलावा जो कनाद था वैशेषिक, कनाद इसका संबंध वैशेषिक से था। तुगलकनामा किसकी रचना है? तुगलकनामा अमीर खुसरो की रचना। अमीर खुसरो की बहुत सारी रचना है हिंदी साहित्य के। जीएस पेपर नहीं, ऑप्शनल पेपर 1 खंड 1 में पढ़ना है। रचना अमीर खुसरो की थी। इसमें तुगलक वंश से संबंधित क्या है? तुगलक वंश से संबंधित जो है कई घटनाएं हैं। नेक्स्ट अबू फजल आईने अकबरी के लिए फेमस है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने किस शासक को गुलामों का गुलाम कहा जाता है? इल्तुतमिश को। कहा है क्या? देखिए 1206 में जो कुतुबुद्दीन ऐबक बना था उसका ये गुलाम था, और वो भी किसी और का गुलाम था, गौरी का गुलाम था ये। तो इस तरह से उसको गुलामों का गुलाम कहा था। हालांकि ये काम बहुत किया कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या किया? तो कुतुब मीनार 2.5 दिन का झोपड़ा, उसके अलावा लाखों का दान देता था, कुरान खां इत्यादि नाम से फेमस है। इल्तुतमिश की बात की जाए तो यह पहला शासक था जिसने खिलत प्राप्त किया था। उसके बाद सिक्के चलाए 2 तरह का। उसके बाद उसके अलावा इक्ता प्रणाली को शुरुआत किया, दल चालीसा का गठन किया, बलबन लौ और रक्त को नीति को अपनाता है, मतलब अपने आप को ईश्वर के बाद स्थान पाता है। किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचिंग की जगह गोवा को अपना राजधानी को बनाया? किसने बनाया? तो नीना डी कुन्हा। कौन? ऑप्शन डी सी नीना डी कुन्हा। ये कब आया था? 1530 में आया था। कोची को जो अपना राजधानी बनाया था। तो सवाल है गोवा को कोची से गोवा बनाया, और पुर्तगाली सबसे पहले आता भी है और सबसे बाद में इंडिया से जाता भी है। यानी सबसे पहले पुर्तगाली आता है और सबसे बाद में जाता है। सवाल है कि लास्ट में कौन आया? तो लास्ट में जो आता है वो फ्रांस आता है। लास्ट में कौन आता है? फ्रांस आता है। अब कोची बनाया, उसका पुर्तगाली की राजधानी सेंट टोम तथा हुगली में पुर्तगाली बस्ती भी बनाता है। उसके अलावा एक अलबुकर आता है। अलबुकर ये काफ़ी फेमस रहता है, और अलबुकर पुर्तगालियों के वास्तविक संस्थापक माना जाता है भारत में। उसके अलावा जो ब्लू वाटर पॉलिसी है, ठीक है, इसने भी अलबुकर का ही देन है। हल्के अलबुकर गवर्नर बन के आता है। आज के गवर्नर का मतलब आज के गवर्नर नहीं, जो उस समय जो जैसे सुनते होंगे कोठी बन रहा है, फैक्ट्री बन रहा है, किला बन रहा है, नहीं। कोठी मतलब सिंपल से गोदाम बन रहा है, किला मतलब उसको घेर दिया है, और गवर्नर मतलब उस कंपनी का सीईओ। आज के गवर्नर जैसा नहीं, शासक नहीं, कंपनी का सीईओ। इसको ध्यान रखना, हिस्ट्री में जब पढ़ाएंगे तो इस चीज़ों को अच्छे से डिस्क्राइब किया जाएगा। नेक्स्ट अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि हुआ था। तो अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के बीच जो पेरिस की संधि हुआ था 1760। एक्चुअली ये 7 वर्षीय युद्ध हुआ था। 7 वर्षीय युद्ध के बाद ये हुआ था। ये 7 वर्षीय युद्ध क्यों हुआ था? तो इसका कार्नेटिक का युद्ध हुआ था उसके वजह से हुआ था। ये कर्नाटक है, इसका वजह था एक्चुअली हुआ था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के संबंध में था। ये 56 से 63 तक युद्ध चला था, 1756 से 63 तक, और पेरिस की संधि के बाद समाप्त हुआ। हालांकि पेरिस की संधि 2015 में भी हुआ था, लेकिन यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। और इस संधि के साथ ही भारत में जो कर्नाटक युद्ध उसका समाप्त हो गया। हालांकि तीसरा युद्ध था, जो तीसरा युद्ध समाप्त हुआ, इससे पहले 2 युद्ध और लड़ा गया था, जिसको हम लोग इतिहास जब देखेंगे तो उसको डिटेल से देखेंगे विद ट्रिक। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगता है? तो फ्रेंड्स बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, तो नहीं जो लगता है त्रिपुरा को। आप मैप को एक बार दिखा देते हैं, आपको विजुअलाइज करते रहना है। ये है एक्चुअली में त्रिपुरा है, जिसके तीनों साइड क्या है? बांग्लादेश टच कर रहा है। त्रिपुरा के तीनों साइड बांग्लादेश टच कर रहा है। यहाँ पर ऊपर में अरुणाचल प्रदेश। देखिए असम भी क्या है ना, असम भी क्या करता है कि म्यांमार से नहीं लगता है। असम बहुत बड़ा जरूर है, लेकिन इसके ऊपर से क्या है? ऊपर से अरुणाचल प्रदेश है, फिर आता है नागालैंड,
फिर आता है मणिपुर, फिर आता है मिजोरम। तो आपको याद रखना है नागालैंड यानी नाग और नाग के पास क्या रहता है मणि, तो नाग के पास मणि है इसलिए मणिपुर, फिर मिजोरम और त्रिपुरा क्या है पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ, ऊपर मेघालय। नेक्स्ट, भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो मोकामा में। बिहार के कहाँ स्थित है? मोकामा में। बरौनी में क्या है? तो बरौनी थर्मल पावर प्लांट है और हाल ही में पेप्सी बॉटलिंग प्लांट भी लगा है। मधेपुरा में इलेक्ट्रिक इंजन बना था। मोढेरा का सूर्य मंदिर फेमस है। नेक्स्ट, में फर्टिलाइजर एक्चुअली बेगूसराय में, लेकिन बरौनी शुरू होता है। उसके अलावा कारखाना, बरौनी में कारखाना भी है, ये खाद फैक्ट्री भी है। उसके अलावा सोवियत यूनियन की मदद से बरौनी रिफाइनरी भी गठन बना है। नेक्स्ट, गॉडविन ऑस्टिन पर्वत शिखर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो गॉडविन ऑस्टिन किसका पार्ट है? काराकोरम में। किसका पार्ट है? काराकोरम में। ये ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ये याद रहे, ये किसका ऊंची चोटी है? तो ट्रांस हिमालय का। आप इसको एक मैप के थ्रू देख सकते हैं, यानी गॉडविन ऑस्टिन ऊपर है, ट्रांस का पार्ट है, यानी ट्रांस हिमालय का पार्ट है, और ये ट्रांस हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी है। याद रहे, ट्रांस हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी है। वैसे ओवरऑल हिमालय का सबसे हाईएस्ट है माउंट एवरेस्ट, जो मध्य हिमालय के, जो मतलब ग्रेट हिमालय का सबसे बड़ा हिमालय है, महान हिमालय का पार्ट है। ये पाक अधिकृत कश्मीर में या काराकोरम के स्थित। अब एक फ्रेंड्स, एक पूछा जाता है सीरीज, इसको आप याद कर सकते हैं कि कलेजा पर धर। ठीक है, ये ट्रिक है। कलेजा पर धर, इसका मतलब क्या हुआ? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। ये सीरीज है, इन ऊपर नॉर्थ से साउथ, ये कई बार पूछा जा चुका है। यानी आप सीधा क्या कर सकते हैं, कलेजा पर धर, इस तरह से। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल एंड धौलाधर। ये सीरीज पूछता है नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ। ये यूपीपीसीएस एंड यूपीएससी में कई बार, इवन यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है 2 बार। जुकू घाटी कहाँ स्थित है? तो जुकू घाटी है कहाँ पे? नागालैंड। कहाँ पर है? नागालैंड। यह घाटी जून तथा सितंबर माह में जंगली फूलों की ढकी रहती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में? तो किस अनुच्छेद में? 368, अनुच्छेद 368। और किस पार्ट में? किस पार्ट में? भाग 20 में। किस में? भाग 20 में। और इसमें संविधान संशोधन, वैसे संविधान संशोधन 3 तरह का है, 3 तरह से होता है। कितने तरह से? 3 तरह से। लेकिन 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत इसमें केवल 2 प्रक्रिया के तहत होता है। एक जो विशेष बहुमत से, विशेष मतलब स्पेशल मेजोरिटी से। किससे? स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य का अनुसमर्थन। आधे राज्य का अनुसमर्थन, कहीं कहीं आपको दिख जाएगा आधे से अधिक राज्य नहीं फ्रेंड्स, याद रहे आधे राज्य का ही अनुसमर्थन। इस 2 आधार पे होता है 368 के अनुसार संविधान संशोधन। और जो साधारण संविधान संशोधन है वो साधारण विधेयक के माध्यम से हो जाता है। नेक्स्ट, किसी राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन लागू हो तो वह अधिकतम कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? तो बढ़ाया तो अधिकतम 3 वर्ष तक दिया जा सकता है, लेकिन कह रहा है कि एक बार में संसदीय अनुमोदन के उपरांत 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसे बढ़ाने के लिए पुनः संसद की अनुमति की जरूरत है, और इस तरह से अधिकतम 3 वर्ष तक क्या कर सकता है? मैक्सिमम राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के अनुसार? तो अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन। और इसका जो आधार होता है अनुच्छेद 355 के आधार पे, यानी जो संविधान की विफलता जो आधार बनता है, अनुच्छेद 355 के आधार पे 356 को लागू करता है राष्ट्रपति, जो राज्यपाल शासन भी जिसको कहते हैं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों के द्वारा किस प्रकार के बहुमत से लाया जा सकता है? तो साधारण बहुमत से लाया जा सकता है। और जो संयुक्त बैठक होता है वो भी साधारण बहुमत के ही केस में होता है, जो राष्ट्रपति बुलाता है, और अनुच्छेद 118 के अनुसार पे लोकसभा के स्पीकर उसका अध्यक्षता करता है। 80वां वार्षिक गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 तेलुगु फिल्म RR ने RRR के गीत नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता। इसका गीतकार कौन है? चंद्र बोस,
ऑप्शन सी चंद्रबोस, यानी ऑप्शन सी। और इसको गोल्डन 95 में जो ऑस्कर हुआ था उसमें भी इसको पुरस्कार मिला है। किस तिथि को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन सी 9 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। ये क्यों मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को गांधी जी अफ्रीका प्रवास से वापस आए थे भारत। कब? 1915 में। 1900 इससे पहले क्या नहीं आए थे? इससे पहले भी आए थे। 1901 में आए थे गांधी जी और कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में पार्टिसिपेट भी किए थे, जो गांधी जी का पहला था। लेकिन गांधी जी अध्यक्षता की है कब कांग्रेस के अधिवेशन की? एकमात्र 1925 के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, एकमात्र। लेकिन ये जो 2023 का जो प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था, ये कितने नंबर का था? 17वां नंबर का था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। इसका कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? जो पहली महिला अधिकारी है शिवा चौहान। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे एडिटोरिया करंट अफेयर्स या एसपीडी करंट अफेयर्स देखे होंगे तो ये आपको याद होगा। इसे याद करने का सिंपल ट्रिक क्या है कि जो शिव जी है वो पहाड़ पर रहते थे, यानी सियाचिन में रहते थे। सियाचिन, शिवा और सियाचिन या शिव जी पहाड़ पर रहते थे। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। किसकी अध्यक्षता में लद्दाख की अनोखी संस्कृति, भाषा और रोजगार संरक्षण हेतु गृह मंत्रालय द्वारा उच्चाधिकारी प्राप्त समिति का गठन किया गया? किसकी अध्यक्षता में? तो नित्यानंद राय। नित्यानंद राय, ऑप्शन सी। नित्यानंद राय ये कौन है? तो एक तो बिहार के हैं, दूसरा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है जो नित्यानंद राय बिहार के हैं। लद्दाख के क्षेत्र में ये इनके 17 सदस्य जो संसदीय सदस्य उनके अध्यक्षता में यह गठन किया गया है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का सीधा सा अर्थ क्या है कि जहां सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र का भागीदारी हो। तो जैसे फ्रेंड्स, अभी भारत का जो इकोनॉमी है वो ओवरऑल में जीडीपी के आधार पे 5वां है, जबकि पीपीपी मॉडल पे कौन सा है? तीसरा है, जो कई वर्षों से है। एक पीपी नया मॉडल आया है, कौन? प्रो प्लानेट पीपल, यानी प्रो प्लानेट पीपल भी क्या पीपी है, जो मोदी जी लाइफ कार्यक्रम लॉन्च किए थे उसके आधार पर है। नेक्स्ट, आखिर क्वेश्चन है जीएस सेक्शन का। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ऑप्शन सी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। कौन? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने CSO। ठीक है। 2019 से पहले क्या कौन करता था? तो NSSO करता था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन करता था। लेकिन 2019 में क्या हुआ कि नेशनल सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन यानी CSO सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन को क्या किया? ये दोनों को मर्ज कर दिया और मर्ज किया था, और 66 बीपीएससी में ये क्वेश्चन भी था। फ्रेंड्स, आप इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन हम लोग देखते हैं। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र डैश शामिल होते हैं। इसमें कौन कौन शामिल होता है? इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, यानी ऑप्शन सी इनपुट। वैसे भी कंप्यूटर का 3 मेन पार्ट हुआ, CPU, ALU एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड मेमोरी। कंप्यूटर का 3 मेन पार्ट हुआ, ALU, इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी। इस तीनों पार्ट के आधार पर कंप्यूटर काम करता है। कंप्यूटर के किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है? तो किस पीढ़ी में किया जाता है? तो चतुर्थ में। वैसे भी देखिए, प्रथम जो फर्स्ट पीढ़ी था वो वैक्यूम ट्यूब पे था। सेकेंड कौन था? सेकेंड वाला में यूज किया जाता था वो ट्रांजिस्टर। थर्ड वाला में IC चिप एंड फोर्थ वाला में माइक्रो प्रोसेसर या लार्ज IC चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड IC। फिफ्थ में भी होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए डैश कुंजी की को दबाया जाता है। किसको दबाया जाता है? यानी होम को, किसको? ए को। नेक्स्ट, OCR का पूर्ण रूप क्या है? OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्शन ए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्ट को डैश कुंजी के कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मॉडिफाइड की। क्या? ऑप्शन बी मॉडिफाइड की। नेक्स्ट,
किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो किस मेमोरी में? रैम। ऐसे देखिए, इसका मतलब क्या होता है? रैंडम एक्सिस मेमोरी, यानी एक्सिस मतलब क्या? यहाँ तक पहुँच है, लेकिन जैसे वापस गए बात खत्म। और इसको कहते हैं क्या? तो वोलेटाइल। वोलेटाइल किसको कहते हैं? रोम को। वोलेटाइल मतलब होता है नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल यानी रैम जो है वो वोलेटाइल होता है, मतलब अस्थिर। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? अस्थिर। मतलब सिंपल सी बात है, अस्थिर है, बिजली गया बात खत्म। जबकि रोम को रीड ओनली मेमोरी। क्या कर रहे हैं? रीड ओनली मेमोरी मतलब क्या हुआ? आप इसको बार बार पढ़ सकते हैं। बार बार पढ़ने के जरूरी है, कोई चीज़ वहाँ पर रहे, इसलिए आप इसको सिर्फ पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें बदल नहीं सकते हैं। जैसे होता है सिस्टम में दो तरह का होता है, एक एप्लीकेशन सिस्टम होता है, एक होता है कंप्यूटर सिस्टम, यानी इंटरनल। जो इंटरनल वाला पार्ट होता है वो रोम होता है, ताकि उसको क्या कर सकते हैं आप? एक सॉफ्टवेयर सिस्टम, सॉफ्टवेयर में रोम आता है, इस तरह से चीज़ें। फ्लॉपी डिस्क भी मेमोरी है, और सीडी तो जान ही रहे हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का विकास निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो 1989, ऑप्शन डी। किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने किया था। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो वही शॉर्ट फॉर्म क्या रहता है? www.kernis.com। इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं। कौन कंप्यूटर का इंटरनल कंपोनेंट है? कौन सा कंपोनेंट है? मदरबोर्ड। ये सब इंटरनल। माउस तो आप देख ही रहे होंगे, स्कैनर भी देखते हैं, लाइट पेन भी देख ही रहे हैं। MS वर्ड किसका उदाहरण है? MS वर्ड जो उदाहरण है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी दो तरह का सॉफ्टवेयर होता है। एक सिर्फ सॉफ्टवेयर होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है सिस्टम, दूसरा एप्लीकेशन। सिस्टम वाला जो इनबिल्ट रहता है, जैसे आपके मोबाइल में यूट्यूब है, जिससे आप वीडियो देख रहे हैं, या आपको इसको डिलीट नहीं कर सकते। एप्लीकेशन हुआ जिससे हम वीडियो एप्लीकेशन डाउनलोड करके जिससे वीडियो बना रहे हैं, या जैसे आप कोई गेम खेल रहे हैं, ये सब वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, MS वर्ड 2010 में किसी डॉक्यूमेंट्री में किसी विशिष्ट हिस्से के टेक्स्ट को कट किया जा सकता है, यह स्टोर हो जाता है कहाँ पे? तो क्लिप बोर्ड में। कहाँ हो जाता है? क्लिप बोर्ड में। ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, आपने अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ कर दीजिए। अगर 1% पे आपको बेनिफिट होता है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर। शुक्रिया।